हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग जोलॉजी के कुछ प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम बीपीएससी टीआरआई 4.0 के लिए। बाकी बॉटनी का मतलब चैप्टर वाइज चीज़ें कंटिन्यू चल रही थी, बट आई डिडंट गॉट अ फ्रूटफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज, सो आई थिंक आई नीड टू स्टॉप दैट सीरीज। बाकी ठीक है, देखते हैं। इफ़ आई गॉट दैट appropriate time, then I will provide the lectures about the botany also. बाकी zoology में भी I am not going to give you the detailed lectures because I don't think so that this is the right time. I know you guys are already studying, or maybe you had already completed your syllabus from somewhere else or from your notes or maybe any source. So here we are just trying to check out our knowledge. मतलब जो भी आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर टॉपिक से, हर चैप्टर से, और आप अपनी नॉलेज को यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हाँ, आपने जो पढ़ा है वो एग्जैक्टली आपको अभी भी याद है या नहीं याद है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका स्किप हो रहा है या कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, सो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। आप उस कॉन्सेप्ट को उसी जगह पे वीडियो पॉज करके और अपने नोट्स से या भी जो भी आपका कंसर्न स्टडी मटेरियल है, आप वहाँ से उसको रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड। ठीक है, थर्ड है प्रैक्टिस सेट। इसी तरीके से मतलब जैसा भी आप सभी का रिस्पॉन्स रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं चीज़ें कंटिन्यू करूँगी, वरना फिर अगर इस वीडियो में भी मुझे मतलब अप्रोप्रिएट व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम से फिर बस मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ ही कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है, ऐसे नहीं हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि मतलब बस ठीक है, मैम ने पीडीएफ पकड़ा और मैम ने पढ़ा दिया। नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर 5 मिनट का भी मेरे को, या मतलब 30 सेकेंड्स का भी अगर मेरे को शॉर्ट्स भी अपलोड करना होता है ना, तो फॉर दैट थिंग आई वुड नीड टू 10 to 15 मिनट्स। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि व्हेन आई एम अपलोडिंग अ वीडियो ऑफ 1 hour 50 minutes और मोर देन 1 hour, सो यू गाइज थिंक अबाउट दैट कि हाँ, मुझे कितना एफर्ट्स लगते होंगे। ठीक है, बट कुछ नहीं, आप लोग तो बस आते हो, थंबनेल देखा और भाग गए। ठीक है, चलो भाषण बहुत हो गया, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट अपना थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, केराटिन। केराटिन इज अ प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ। केराटिन प्रोटीन में, ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से है। मैं चैप्टर का नाम भी बताते रही हूँ साथ में, और जो जो चीज़ें आ रही हैं ना, इन क्वेश्चंस के ही माध्यम से आप एक बार जाके अपने नोट्स को या उस चैप्टर को आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लो 40 मिनट की 50 मिनट की वीडियो है, तो हर क्वेश्चन के लिए अगर आपको अपने नोट्स उठाने पड़ रहे हैं, तो मान लो यार 2 घंटे 2.5 घंटे तुमने बैठ के पढ़ लिया। सिंपली सोच लो ना, एक एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है, इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, मैं 40 क्वेश्चंस का करके कर रही हूँ। ठीक है, सो केराटिन इज अ प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आंसर क्या है? जिन बच्चों को पता है उनको बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो केराटिन क्या है। मतलब केराटिन एक प्रोटीन है दैट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ। इस प्रोटीन का नाम सुना है? अब आप इसको सिस्टीन पढ़ते हो या सिस्टाइन पढ़ते हो, आई डोंट नो, बट जो भी है यही मेजर वो होता है। और ये किससे मिलके, ये इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? इसमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? सल्फर आ जाता है। बाकी जो है एक बार इसके बारे में देखो, ये कितना होता है, मतलब सिस्टीन होता है, जो कि कितना होता है? 7 to 13% होता है। दिस इज़ हायर देन अदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जैसे कोलेजन हो गया, चिटोसिन, जिलेटिन वगैरह हैं, उससे ये कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, केराटिन्स हाई सिस्टीन कंटेंट गिव इट मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे बाल वगैरह हो गए, नाखून, इन सबको देखो मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ केराटिन ऑल्सो फाउंड इन हेयर एंड फिंगर नेल्स एंड इट मेड अप ऑफ अल्फा केराटिन। और उसमें भी किसका बना होता है? ये अल्फा केराटिन का बना होता है। ठीक है, अ फाइब्रस प्रोटीन है दैट्स ट्विस्टेड इनटू बंडल्स, and property of keratin are determined by the number of disulfide bonds.
ठीक है। जब मान लो ऐसे 2 चेन है तो 2 चेन के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इसी के बेसिस पे हम इसको मतलब इसकी प्रॉपर्टी को चेकआउट करते हैं। तो आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। क्या है आंसर? सल्फर। और अगर सल्फर ना मेंशन हो तो अगर प्रोटीन्स का नाम दिया रहेगा तो आप क्या क्या ऑप्ट करेंगे? सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन या सिस्टाइन आप क्या पढ़ते हो वो ठीक है। वैसे सिस्टाइन ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सिस्टीन तो एक ये वाला भी होता है ना, CYSTINE। ठीक है, बाकी ये वाला है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच फेज ऑफ oogenesis, किस फेज में oogenesis के फ्रॉग मतलब इन विच फेज ऑफ oogenesis ऑफ फ्रॉग माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड क्या देखने को मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर जो है वो है सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन फेज में। बाकी इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ, अगर आपके पास नोट्स हैं तो उसको कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस। मैमेलियन टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो 2 ही तरीके के सेल होते हैं, FSH और LH होता है। FSH जो होता है ये क्या होता है, मतलब टारगेट सेल्स। जो FSH है, FSH का टारगेट सेल क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपको लग रहा है कि कुछ नया है तो इसको नोट करते चलिए साथ में। तो FSH का जो टारगेट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी देखो 2 तरीके के सेल्स होते हैं ना, एक होते हैं जर्म सेल्स और दूसरे सर्टोली सेल्स होते हैं। जो जर्म सेल्स होते हैं उसी में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, बाकी सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन वगैरह मतलब प्रोवाइड करना इस तरीके से। बाकी अगर वहाँ से हार्मोन्स की भी बात की जाए तो सर्टोली सेल से ही क्या रिलीज होता है? इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन क्या करता है? जा करके FSH को फीडबैक देता है कि मतलब बस करो, बस बहुत हो गया, मतलब अब ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से अगर कंट्रोल की बात की जा रही है ना यहाँ पे, तो कंट्रोल की बात में फिर हमारा आंसर क्या निकल के आता है? FSH आता है। और सर्टोली सेल से इनहिबिन निकल रहा है जो कि FSH को फीडबैक देगा। और बाकी ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो रिलीज होता है, तो वो किसके साथ जा करके? जो LH से LH किस पे एक्ट करता है? लीडिंग सेल्स पे ना, ये किस पे एक्ट करेगा? लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा। और फिर ये यहाँ से क्या रिलीज होता है? हार्मोन रिलीज होता है ना, एंड्रोजन। तो इसी एंड्रोजन के साथ आकर के ये ABP क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है। ठीक है, और ये फिर इसको क्या करता है? फिर से ये लोग इसको FSH को सिग्नल देते हैं। तो मतलब ये थोड़ा हार्मोनल वो हो गया कंट्रोल की कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। बाकी यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आता है वो क्या है? FSH। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग नाइट। रात में जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है, लो ड्यूरिंग नाइट, द लाइट इज डिटेक्टेड बाय। तो रॉड सेल्स काम करते हैं, कोन सेल्स, लेंस, बोथ रॉड्स एंड कोन्स, या नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो, जिन भी बच्चों ने आई का स्ट्रक्चर ठीक से पढ़ा है, ठीक है, तो उनको ये आंसर पता होगा क्योंकि आईज में हमारे देखो 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं और एक कोन सेल्स होते हैं। तो रॉड सेल्स जो है वो मतलब लाइट जब डिम रहती है तो उस टाइम में ये दिखने का काम करते हैं। और कोन सेल्स जो हैं ये हमारे कलर्ड विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कलर्ड विज़न हमें कब होता है? दिन में दिखाई देता है या रात में दिखाई देता है? रात में तो भाई चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं ना, तो रात में हमारे रॉड सेल्स काम करते हैं। लेकिन जब डे का टाइम होता है, जब कलर्ड विज़न, क्योंकि यहाँ पे RBG 3 तरीके के मतलब रेड ब्लू ग्रीन 3 तरीके के अलग अलग कोन सेल्स होते हैं ना, इसमें भी, इसमें प्रोटोन्यूक्लिया, ड्यूटेरो और ऐसे करके मतलब बोलते हैं। अगर आपको पता है तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड कर दूंगी चैनल पे। तो बात यहाँ पे जो निकल के आती है वो ये है कि रॉड सेल्स जो हैं वो डिम लाइट में ही क्या होते हैं? एक्टिवेट, मतलब ये हमें देखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच पिगमेंट डज हेल्प सम नॉक्टर्नल एनिमल्स टू सी एट नाइट। कौन सा पिगमेंट होता है नॉक्टर्नल एनिमल्स में? नॉक्टर्नल मतलब वो जानवर जो रात में निकलते हैं, यानी कि निशाचर। उनको रात में देखने में कौन हेल्प करता है? हीमोग्लोबिन नहीं, पोरफायरिन नहीं, एडेनिन नहीं, हिपैरिन नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। अब आप लोगों में से मुझे कोई ये बता दो, यहाँ पे क्या ही बताओगे, लाइव क्लास होती तो मैं पूछ भी लेती नाम लेके,
बट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या होगा इसमें। बाकी इसका आंसर नन ऑफ दी अबव है। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, बट एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचो, ठीक है, कि क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो होता है, कौन सा पिगमेंट है, तो पिगमेंट का नाम नोट कर लीजिए, दिस इज गुआनिन। ठीक है, गुआनिन होता है, एक पिगमेंट होता है दैट हेल्प्स नॉकटर्नल एनिमल्स टू सी एट द नाइट। और उसमें भी देखो आपने मतलब जानवरों को देखा होगा, जैसे रात में जब उनकी आइज़ पे मतलब हम टॉर्च का फ्लैश मारते हैं या कुछ इस तरीके से, तो मतलब उनकी आइज़ क्या है, चमकती हैं ना, तो वो क्या होता है, अ लेयर ऑफ सेल्स कंटेनिंग गुआनाइन क्रिस्टल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द नाइट विजन ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग नॉक्टर्नल कार्निवोर्स। जितने मतलब नॉक्टर्नल कार्निवोर्स हो गए, जैसे भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गई, और मतलब इस तरीके के जो जानवर हो गए, और साथ ही साथ ये डीप सी एनिमल्स में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस लेयर का नाम अगर कभी आपसे पूछे कि जानवरों में वो लेयर कौन सी होती है, तो उसका नाम है टेपेटम, टेपेटम ल्यूसिडम। ठीक है, पता भी होगा बहुत बच्चों को, लेकिन ठीक है एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या जा रहा है। तो ये टेपेटम ल्यूसिडम होता है, और अगर पिगमेंट की बात की जाए तो गुआनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि मेटानेफ्रिक किडनी किस में देखने को मिलती है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें 3 तरीके की होती हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजो, मेटा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए और साथ में इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग। तो देखो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ किडनी की बात करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ किडनी की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ किडनीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाली जो है वो है आर्किनेफ्रिक। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार मुझे यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है प्रोनेफ्रिक किडनी, और थर्ड वन है जो कि मीजोनेफ्रिक, या इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ओपिस्थोनेफ्रिक। ठीक है, और लास्ट वन जो है फोर्थ वन, वो क्या है, हमारी मेटानेफ्रिक किडनी है। अब देखिए आर्किनेफ्रिक किडनी के बारे में देखते हैं, तो ये क्या है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती है, और कहाँ पाई जाती है, लार्वा ऑफ हैज फिश। ठीक है, हैज फिश के लार्वा में पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रोनेफ्रिक की, तो प्रो मतलब ये कहाँ पे, हेड में है। ठीक है, हेड में होती है इनकी किडनी। अब ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे एम्ब्रियो ऑफ एमनियोट्स, कुछ एमनियोट्स के जो एम्ब्रियोज हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में टैडपोल में, और कुछ प्रिमिटिव फिशेज वगैरह होती हैं उसमें भी प्रोनेफ्रिक टाइप की किडनी देखने को मिलती है। देन बात करते हैं मीजोनेफ्रिक की, तो मीजोनेफ्रिक किडनी देखो प्रोनेफ्रिक हेड में थी, मीजोनेफ्रिक कहाँ पे, हमारे थोरेसिक, मतलब हमारे नहीं, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके थोरेसिक रीजन में पाई जाएगी। ठीक है, थोरेसिक तो पता है ना, चेस्ट वाला पोर्शन, उसको मीजो या ओपिस्थोनेफ्रिक कहते हैं। अब इसमें देखो एग्जांपल्स की बात करें तो फिशेज में, और फिशेज में भी कौन से, शार्क या डॉग फिशेज वगैरह जो हैं उसमें ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शार्क और इन सब में किस तरह की किडनी पाई जाती है, तो ओपिस्थोनेफ्रिक होती है। और साथ ही साथ एम्फीबियंस में ओपिस्थोनेफ्रिक है, और कुछ रेप्टाइल्स में। ठीक है, बाकी फिशेज एम्फीबियंस हमारे कैसे होते हैं, एनएमनियोट्स होते हैं। फिर बात करते हैं मेटानेफ्रिक की, तो मेटानेफ्रिक में जब बात करेंगे तो यहाँ पे किडनी हमारे कहाँ आ जाती है, एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, एब्डोमेन में आ जाती है किडनी, जैसे कि हम लोगों के एब्डोमेन में है ना किडनी, हमारे थोरेसिक या ब्रेन में तो है नहीं, एब्डोमिनल रीजन में है। तो एब्डोमिनल रीजन की बात की जाती है, तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और ये तीन के तीनों कैसे हैं, एमनियोट्स हैं। ठीक है, कैसे हैं ये तीनों, एमनियोट्स हैं। तो ये कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ किडनी, काइंडली नोट डाउन दिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसका आंसर क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि मेटानेफ्रिक किडनी आर फाउंड इन, अब मेटानेफ्रिक का एग्जांपल अभी हमने याद किया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा क्या निकल के आएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो इस तरह से मतलब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देख लेते हैं ना चीज़ों को, तो एक क्वेश्चन के साथ हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसी वजह से मेरी वीडियोस जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाती हैं, बट नहीं, आप लोगों को चाहिए कि आओ 10 सवाल बताओ और फिर भाग जाओ, फिर आपको भी मज़ा आएगा। एनीवेज लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिम्फ, लिम्फ की बात की जा रही है तो लिम्फ में वाटर होता है, सॉल्यूट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, वहाँ पे आरबीसी नहीं होगा। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या निकल के आता है, डी, नॉट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, CO2 इज मेनली कैरिड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो CO2 किस फॉर्म में जाता है, सबको पता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। बाकी क्लोराइड शिफ्ट और वो हैम्बर्गर इफेक्ट वगैरह वो सब देखेंगे किसी वीडियो में, हम थोड़ा और डिटेल में आपको समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है ब्लड, ब्लड इज अ एरियोलर टिश्यू, नहीं। कनेक्टिव टिश्यू, नहीं। कैसा है, मतलब है तो कनेक्टिव टिश्यू ही, लेकिन एक तरीके से अगर यहाँ पे ऑप्शन सी देखा जाए ना तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ वगैरह भी अगर देखा जाए तो मतलब बहुत डिटेल में है। इफ़ यू गाइज फील द नीड तो बताना मुझे, आप मुझे टॉपिक बताया करो ना। अब आप बोल रहे हो मतलब जोलॉजी पढ़ा दो, जोलॉजी पढ़ा दो, मतलब वो कौन सा टॉपिक है जो मतलब आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर मेहनत करना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बात ये है ना कि आपको क्या चाहिए। पता चल रहा है आपको पनीर खाना है, दाल मखनी खाना है और मैंने लौकी तोरी परोस दिया तो मुझे पता है तुम्हें नहीं पसंद आने वाली, ठीक है, इसीलिए पहले मुझे बताओ क्या पढ़ना है, फिर मैं पढ़ा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सबको पता है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या क्रिस्टी पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द लैक्टियल्स आर फाउंड इन लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, नहीं। आंसर क्या है इसका, नन ऑफ द अबव। अब आप बताओ, थोड़ा सा वीडियो रोक करके पॉज करके और आप बताओ, सोचो कि मतलब ये कहाँ पे होता है। ये देखो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई पाए जाते हैं, उसी विलाई के जो विलाई होती है इसी विलाई में ये पाए जाते हैं। और इनको लैक्टियल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, फैट जनरली वाइट कलर का होता है। और ये मतलब ये जो फैट होता है ये नॉर्मली तो मतलब वैसे डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल तरीके की लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, मतलब काइलोमाइक्रोन वगैरह जो होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, उसको डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। तो इसका आंसर अगर आएगा तो आप इसका आंसर क्या लगा सकते हो, माइक्रोविलाई, ठीक है, माइक्रोविलाई में ये हमारे लैक्टियल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी इसका है मैकेनिज्म ठीक ठाक, वो डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आपको नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन कोलन कंस्ट्रिक्शंस ऑफ इट्स वॉल फॉर्मेशन अ सीरीज ऑफ स्मॉल पैकेट, कोलन है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे बना होता है। तो ये जो स्मॉल पैकेट्स बन रहे हैं, इन्हीं पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, जाइमोजन, टीनिया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हॉस्ट्रा निकल के आता है, ठीक है। बाकी एक बार मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा देती हूँ। तो ये टीनिया भी जो है ये भी उसी में इंक्लूडेड होता है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है पैकेट्स की। ये जो स्मॉल पॉकेट्स हैं, ये स्मॉल पॉकेट्स ये जो बन रहे हैं ना, ये 1 पॉकेट, 2 पॉकेट, 3 पॉकेट, इन पॉकेट्स को क्या कहते हैं, तो इसको हॉस्ट्रा कहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशंस बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, कोलन किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही तो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा, ठीक है, हॉस्ट्रा, या फिर इसको टीनिया कोलाई भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, एक तरीके की बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स, ऐसे में लिख रही हूँ, आप समझ आना। और इसका मेन फंक्शन क्या आता है, फंक्शन लिख लो बच्चे कि इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन में भी क्या एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे डाइजेशन कुछ नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सारा डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन का काम बचता है, तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following secretions associated with digestion does not have enzymes? अब इसमें बताना है कि इसमें से किस सिक्रेशन में जो है वो एंजाइम्स नहीं है। ऑप्शन बाइल, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैनक्रियाटिक जूस।
तो देखिए यहाँ पे आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि क्या है यहाँ पे, बाइल होगा। बाइल क्यों होगा? क्योंकि देखो बाइल को कौन सिक्रेट करता है, ठीक है, सिक्रेशन इसका कौन कर रहा है, मैं बोल रही हूँ, मतलब लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सुनो ध्यान से। सिक्रेशन कौन करता है? बाइल का। लीवर करता है। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। तो जो भी मतलब बाइल जो सिक्रेट होते हैं, तो यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ से निकल के आता है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन देखा भी गया है कई सारे प्रीवियस एग्जाम्स में, तो वहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और बाइल पिगमेंट भी कितने, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बिलीरुबिन, दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का जो काम है वो कैसा होता है? बिलीरुबिन येलो कलर होता है, और ये कार्निवोर्स में ज़्यादा होता है। इसीलिए देखो जो कार्निवोर्स हैं उनकी पॉटी जो है वो मतलब कैसी होती है? येलो कलर की होती है ना। और हर्बीवोर्स की अगर बात की जाए तो वो मतलब उनको कुछ भी खिला दो, ऐसा नहीं कि घास खा रहे हैं इसीलिए, कई बार उनको मतलब ड्राई हस्क वगैरह जैसे भूसा वगैरह भी उस तरीके की जब भी चीज़ें खिलाते हो ना, तो भी उनका मतलब हल्का सा ग्रीनिश शेड होता है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीवर्डिन होता है। तो बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है, बिलीरुबिन येलो कलर का। ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते ही हैं, जैसे कि सोडियम टॉरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, फॉस्फोलिपिड यानी कि लेसिथिन, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ठीक है। बाकी फंक्शन बाइल का क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पहले तो फैट को वो मतलब तोड़ता है, एक्टिवेट करता है लाइपेज एंजाइम को। लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनको बाइल क्या करता है? बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो स्मॉल फैट पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ठीक है, मतलब माइसिलीज बना देते हैं। फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज जब उस पर एक्ट करता है तो उसको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट द बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है देखिए, नेम द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ विटामिन के विच इज़ यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। तो 2 चीज़ें यहाँ पे पता चली, एक तो विटामिन के को एंटीकोगुलेंट विटामिन के नाम से भी जानते हैं, दूसरा इसको और किस नाम से जानते हैं? तो टोकोफेरोल कहते हैं। बाकी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी विटामिन्स का मतलब विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, उसका कहाँ पे क्या यूज़ है, और वो सारी चीज़ें ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मतलब जैसे देखो विटामिन ए है, तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, ठीक है। इस तरीके से विटामिन बी को क्या बोलते हैं? विटामिन बी अकेला बी नहीं है, मतलब उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सब मतलब आप मैं बोल रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, या पता है तो फिर एक बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विटामिन B1 है, उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? थियामीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इट वॉज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे हैं ना, B1 B2 B3 B5 इस तरीके से, तो बी में सबसे पहले थियामीन ही था जो मतलब खोजा गया था। उसके बाद में B2 की बात करते हैं तो उसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, पार्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। फिर B3 की बात करते हैं तो ये नियासिन, B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं। B5 होता है ये मतलब मोस्टली सारे फूड में पाया जाता है, पेंटोथेनिक एसिड है ये। फिर विटामिन B6 जो है उसको हम लोग पायरोडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और विटामिन B9 जो है वो फोलेट या फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B12 जो है वो साइनोकोबालामिन। तो इस तरीके से मतलब ये सारे नाम और उनके वो कॉमन नेम्स आप मुझे लिख करके भेजो, ताकि आपका भी रिकॉल हो जाए साथ साथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन बताना है। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम इवोल्यूशन। सो ओरेंगुटन नहीं, जावा मैन नहीं, आंसर क्या है हमारा? क्रोमैग्नन। ये क्या है? हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द स्टडी ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ पैन जीन्स वॉज गिवन बाय। तो पैनस्पर्मिया या पैन जीन्स की थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो आंसर क्या है यहाँ पे? J.B. लेमार्क नहीं, चार्ल्स डार्विन, वेजमैन, J.D. मेंडल। तो ये किसकी बात कर रहा है? अर्ली ईयर्स ऑफ स्टडी, जब फिजिकल बेसिस की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या निकलेगा? चार्ल्स डार्विन सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल का मतलब ही क्या है, सतत विकास, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो क्या होगा इसका, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशंस नहीं, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो ऑप्शन डी विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वॉज नॉट प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट व्हेन लाइफ ओरिजिनेटेड। तो उस टाइम में देखो, अभी मैंने पिछला जो मतलब सेट सॉल्व करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से लिख के याद करना है, CH4 NH3 और H2। तो ये कितना था, 2:1:2। तो ऑब्वियसली क्या यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इनको बस एक बार आप लिख के देख लीजिए ना, तो आपका एकदम से पूरी तरीके से ये मान लीजिए कि एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर आपको मतलब बार बार लिखना, ढूंढना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये ऐसे याद कर लो, देखो ये मतलब कैसे याद करोगे, CH4 NH3 2, मतलब ये है ना ऑड इवन के कॉन्सेप्ट से याद कर लो। 2 और 2 ये क्या है, इवन है, तो इवन के साथ इवन है, बाकी 3 ऑड है और 1 ऑड है, तो ऑड के साथ ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द अकरेंस ऑफ। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो किस चीज़ की अकरेंस को वो करता है, तो इसको तो मैंने ऐसे याद किया था, HD। ठीक है, जहाँ होमोलोगस की बात की जाएगी वहाँ पे सीधी से आंसर क्या निकल के आ जाता है हमारा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आ जाता है। और दूसरा वाला जो है जस्ट इसके अपोजिट होता है, उसको मैंने ऐसे याद किया था, AC। ठीक है, होमोलोगस हो गया, दूसरा एनालोगस, एनालोगस के लिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, तो HD AC ऐसे मतलब आप याद कर सकते हो। हंसी आ रही होगी, वैसे भी कुछ मैं बहुत ऐसा ट्रिक वगैरह नहीं यूज़ करती, हाँ बस लर्न करने के लिए जो सुटेबल लगे सिंपली पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसी से है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट, तीनों का देखो काम क्या है, उड़ने का काम हो रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे होमोलोगस में देखो क्या कह रहा था कि यहाँ पे सेम ओरिजिन था, ओरिजिन जो है वो सेम है, होमो मतलब यही है कि सेम ओरिजिन है, फंक्शन क्या हो जा रहा है यहाँ पे, फंक्शन डिफरेंट हो जा रहा है। लेकिन एनालॉगस की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है, ओरिजिन जो है वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, और फंक्शन जो है वो सेम है। तो यहाँ पे फंक्शन देखो, बटरफ्लाई का भी पंख उड़ने के ही काम आता है, बर्ड का भी उड़ने के काम आता है, बैट का भी उड़ने के ही काम आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ जाता है, हमारे जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग एनालॉगस में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बाकी इनके जो एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। एक तो ये मतलब इन लोगों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, यही जावा मैन, क्रो मैग्नन, होमो सैपियंस और एस्ट्रोलोपिथेकस, रामापिथेकस, ये हो गया। एक डार्विन फिंचेस वाला आ जाता है, और मतलब ये सारी चीज़ें, बाकी मिलर्स एक्सपेरिमेंट हो गया, और अर्थ का एवोल्यूशन ये सब कब हुआ था, और उसके बाद में इस वाले में ये सारी चीज़ें, मतलब हैं चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, मतलब ये है कि फैक्चुअल हैं, जो है वहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डी वेनबर्ग से आ रहा है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, ठीक है, कि इसके थ्रू ये अफेक्ट होता है, तो म्यूटेशन होगा तो भी हो जाएगा, और नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन अ फॉरेन DNA सेगमेंट इज इंसर्टेड इनटू DNA मॉलिक्यूल्स ऑफ ए वेक्टर इट इज़ कॉल्ड। तो वो देखो, जैसे मान लो ये उसका खुद का DNA था और उसमें ला करके हमने कोई मतलब फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा सा करेंगे तो एक तरीके की वो कैसी हो जाती है, वो काइमेरिक DNA बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर C, काइमेरिक DNA का फॉर्मेशन कर लेता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म लिंकेज किसने दिया था, तो थॉमस हंट मॉर्गन सर ने दिया था, और यही क्या था उनका
एक्सेप्शन भी था किसका, मेंडल सर का। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, थॉमस हंट मॉर्गन। बाकी मुझे जहाँ तक ये लग रहा है पेपर मतलब बेसिकली मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी होगी उनको मतलब डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि मतलब ये टॉपिक जो है ये मतलब पेज नंबर 83 पर ही 2-3 चीज़ें दे रखी हैं, वहीं पर मतलब सारा है। जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो सटन एंड बावरी सर ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1902 में। बाकी फिर लिंकेज की बात की जाए तो मॉर्गन सर ने दिया था। किस पे मतलब वो किया था, तो ड्रोसोफिला पे किया था लिंकेज, मतलब मॉर्गन सर ने ही दिया है ये। उसके बाद में अगर बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, लिंकेज के बाद में रिकॉम्बिनेशन आया था। तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो उनके मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन की बात की जाए तो अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, ठीक है, वो उनके मतलब मॉर्गन सर के स्टूडेंट थे, उन्होंने दिया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जीन्स आर मेड बाय। तो जीन्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, हिस्टोन, लिपोप्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, डी, वो भी क्या है, एक तरीके के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। आरएनए से डीएनए बनाना, वैसे डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए बना तो क्या बना, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या है, उल्टा हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये इसको टेमिन एंड बाल्टीमोर ने दिया था, इसीलिए इसको टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, डीएनए पॉलीमरेज इज़ हाईली एक्टिव ड्यूरिंग। डीएनए पॉलीमरेज ज़्यादा एक्टिव कब होता है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, तो डीएनए पॉल एक्टिव कब होगा, जब डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एस फेज और जी फेज। तो आंसर क्या है, एस फेज, यानी कि सिंथेसिस फेज, जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल ऑर्गेनल विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आप सभी ने देखी होगी, मतलब प्रैक्टिकल भी किया होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। तो आपने देखा होगा कि उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा मतलब सेल ऑर्गेनल है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम मतलब कि उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। जैसे कि अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें बड़ी हैं ना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तब भी छोटा ही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी सेल ऑर्गेनल है, राइबोसोम, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो क्या है, सबसे बड़ा होता है। मतलब सेल में देखा जाए तो सेल के साइज़ के बाद में न्यूक्लियस ही आता है। तो न्यूक्लियस ही जो सेल ऑर्गेनल है दैट सेडिमेंट्स एट द स्लोवेस्ट स्पीड। लोअर स्पीड को मतलब स्लोअर, या फिर इसको और भी हम स्लोवेस्ट स्पीड भी कह सकते हैं, स्लोवेस्ट स्पीड पे होता है। दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियस इज लार्ज कंपोनेंट ऑफ द सेल अलॉन्ग द अदर सेल डेब्रीज। मतलब बाकियों के कंपैरिजन में ये बड़ा होता है। लो स्पीड पे अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ में लिख लो साइटोस्केलेटन, ये दो चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, लो स्पीड पे होंगी, मतलब लो स्पीड पे इनका वो होगा, सेंट्रीफ्यूज होंगी। मीडियम की बात की जाए तो मीडियम पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, स्मॉल कंपोनेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वो पैलेट जैसा स्ट्रक्चर कुछ बना लेते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो फिर हाई स्पीड पे हो जाते हैं। मतलब जो जितना छोटा हो वो उतना जल्दी हो जाएगा, बस कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का क्या कह रहा है, डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। सभी प्लांट सेल्स में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, 70s राइबोसोम भी होता है, लेकिन 80s होता है, नहीं होता है, और सेंट्रियोल भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो है, आंसर अच्छा हाँ नहीं सॉरी 70s 80s दोनों होंगे, क्योंकि प्लांट सेल कैसा है, यूकैरियोटिक है ना। तो यूकैरियोटिक में देखो 70s 80s दोनों, 70s किस में हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में क्या है 70 रहता है, और बाकी में 80 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, किस में होता है, एनिमल सेल में।
नेक्स्ट है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है ऑक्सीजोम्स आर लोकेटेड इनसाइड द, तो ऑक्सीजोम सबको पता है कि कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता था ना, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द एडल्ट, तो मतलब कॉर्डेट का जो कैरेक्टर है वो एडल्ट में ही पाया जा रहा है, तो किस में होगा? इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रांकियोस्टोमा होना चाहिए। डोलियोलम नहीं होगा क्योंकि हार्डमानिया मतलब ये उसी यूरोकॉर्डेटा के हैं। ओइकोप्लूरा भी नहीं है, हार्डमानिया नहीं है, इसका आंसर है ब्रांकियोस्टोमा। बाकी थोड़ा सा डिटेल में एनिमल किंगडम देखिएगा तो पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ लार्वल टिश्यूज टू द इफेक्ट ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स की वजह से मतलब जो लार्वल टिश्यूज का जो कॉम्पिटेंस है मेटामॉर्फोसिस के टाइमिंग में मतलब ये चीज़ हो रही है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। लॉस ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ लार्वल टिश्यूज टू द इफेक्ट ऑफ हार्मोन, तो नियोटिनी पीडोजेनेसिस ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस उसमें जब मैंने हर्डमानिया का बताया था तो मैंने सारी चीज़ें बताई थी आपको। दोबारा जिन्होंने नहीं देखा है वो जा कर के वीडियो देख लो, ठीक है? अभी भी मुश्किल से मतलब 30-32 लोगों ने देखा है, क्या मतलब है? इसीलिए मेरा और अपलोड करने का मन नहीं करता है, ठीक है? तो जाके देखो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे नियोटिनी पीडोजेनेसिस, तो इसका आंसर जो है वो नियोटिनी होगा। अब क्यों होगा वो आप वहाँ पे जाके जब देखोगे तो फिर यहाँ पे आके समझ जाओगे कि हाँ क्या रीज़न था इसके पीछे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, यूनियो का जो ग्लोचिडियम लार्वा है वो कैसा होता है? फ्री स्विमिंग होता है, इज एक्टोपैरासाइट ऑफ फिशेस, इज एंडोपैरासाइट ऑन फिशेस, लाइव्स इन बॉटम, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या है? ये एक्टोपैरासाइट होता है, किस पे? फिशेस पे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है? द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्कैरिस, एस्कैरिस का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? एच शेप्ड का होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन भी है साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट मार्क करते चलिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लेम सेल्स आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ, तो फ्लेम सेल्स जो हैं वो किसकी होती हैं? 35 का सिलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनिलिडा, गाइनोडर्मेटा, तो आंसर है इसका प्लेटीहेलमिन्थेस। नेक्स्ट है नाइडेरियंस, तो नाइडेरियंस कैसे होते हैं? नाइडेरियंस मतलब सेकंड नंबर पे जो फाइलम है, ठीक है, प्रोटोजोआ के बाद ही आता है ये, तो कम से कम ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं अपने चैनल पे भाई, आप लोग एक बार जाके देखो तो सही। सो नाइडेरियंस आर एसिलोमेट होते हैं, साइजोसिलोमेट, एंटीरोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ये क्या होगा? तो सीधी सी बात है ये सब बहुत प्रिमिटिव हैं, तो ये सारे एसिलोमेट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो कौन इसको ट्रांसमिट कर रहा है कालाजार को? तो इसका आंसर क्या है? ग्लोसिना पाल्पेलिस, पेडिक्यूलस, एडीज, या फिर फ्लीवोटोमस। तो कौन इसको ट्रांसमिट करता है? फ्लीवोटोमस। इसको और किस नाम से जानते हैं? दमदम फीवर, ठीक है, दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इन पर और डिटेल में चाहिए होगा तो बताइएगा, अपलोड कर देंगे या समझा देंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि द ट्रोफोजाइट ऑफ प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम के जो ट्रोफोजाइट्स होते हैं यानी कि जो क्या कॉज करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं ना, मलेरिया साइकिल याद है अच्छे से? सो ऑप्शंस आर एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन, लिवर सेल, स्टमक ऑफ मॉस्किटो, ब्लड प्लाज्मा, तो इसका आंसर है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन। बाकी इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में मतलब अगर आपको नीड है तो मैं समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, करेक्ट फॉर्म ऑफ अमीबा, ठीक है, सॉरी, करेक्ट फॉर अमीबा इज जूट्रॉपिक है, लेंटिक है, ए सेलुलर है, और किंगडम मोनेरा को फॉलो करता है। तो आपको बताना है कि इसमें से अमीबा के क्या क्या फीचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है।
तो देखो आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे ABC जूट्रॉपिक है, ठीक है। लेंटिक नहीं होगा। ए सेलुलर है क्या? नहीं, सेलुलर है ये, और साथ ही साथ किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ई निकल के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ABC BC और मतलब ये मुझे इसमें से कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कुछ भी है जो इसके लिए वो है। सबसे पहली बात तो अमीबा क्या होते हैं, मतलब कि ये सबसे पहली चीज़ तो ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। और ये कैसे हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हैं। इनका जो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, जूट्रॉपिक नहीं है, ये हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और बाकी कुछ हैं इसमें जो पैरासाइट्स वगैरह भी होते हैं। और लेंटिक या बेंथिक की बात मतलब यहाँ पे नहीं अप्रोप्रिएट लग रही है मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे मतलब जो आंसर है वो क्या है, ई होगा यहाँ पे। बाकी कुछ इसमें पैरासाइट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे एंटमीबा जिंजिवैलिस, ये क्या है हमारे मतलब गम्स का पैरासाइट होता है। और एंटमीबा कोलाई ये कैसा है, कमेंसलिज्म इन ह्यूमन। ई कोलाई जो होता है एंटमीबा कोलाई, ये क्या है, कमेंसलिज्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में ये पड़ा रहता है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये पैरासाइट है, ये क्या कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्बीवोरस सी एनिमल्स, जो हर्बीवोरस सी एनिमल्स होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, तो सिरेनिया। ये क्वेश्चन भी NCERT का ही दिया हुआ है। जब आप उसमें वो पढ़ोगे इकोलॉजी में दिया हुआ है, जो रशियन स्टीलर्स सी काऊ थी वो इसी की उससे बिलोंग करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली ये ऑर्डर पूछा हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 41 भी देख ही लेते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ऐड कर लेते हैं। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR इज़ अ पावरफुल टेक्निक। तो PCR का काम क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है ना, एम्पलीफिकेशन का मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, हम उसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे मतलब जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो और ज़्यादा अच्छे और अप्रोप्रिएट आ सकें। तो आंसर क्या निकल के आता है, एम्पलीफाई जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 ऑलरेडी बता ही चुके हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था ना, विच इज़ कॉल्ड अ काइमेरिक DNA। काइमेरिक DNA क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA को ही हम क्या बोलते हैं, काइमेरिक DNA बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब 42 तक हमने ये क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चे कवर किए। बाकी आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मतलब हेल्थ इशू भी है तो मैं ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं बोल पा रही हूँ, इसीलिए आप लोग ईयरफोन वगैरह यूज़ करके मतलब इसको सुनिएगा। बाकी कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन का मैंने सपोज दैट मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मतलब जो भी अब हम अगला स्टार्ट करेंगे वो मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर वाइज अब हम PYQs करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को मतलब प्रैक्टिस सेट को हम थोड़ा सा मतलब होल्ड करते हैं, क्योंकि जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा ना तो हम तब फटाफट मतलब तब उस टाइम पर हम रिवीजन कर लेंगे। बाकी अभी क्या करते हैं, चैप्टर वाइज जो है वो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो होप सो जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो किस पे होगी, सेल पे, ठीक है। सेल के जितने भी PYQs हैं उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सेल टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आइएगा, फिर उसके बाद हम उस तरीके से मतलब चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पे उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मतलब वीडियो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस, ठीक है। और बाकी देखते रहिए, कोई डाउट है कुछ भी है सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड अगेन so much thanks for giving your valuable time on this channel. Okay, thank you everybody.